हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। और मैं संजीव कुमार आप लोग को आज जीन पियाजे के सिद्धांत के अवस्थाएं के बारे में हम बताएंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग जीन पियाजे ने जो शब्द दिए थे उसके बारे में हम लोग देखे थे। तो जो मैंने जीन पियाजे के शब्द नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस शब्द को देखेंगे ताकि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पहले तो सवाल पूछेगा कि जीन पियाजे के मतलब पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन दिया है, तो बोलिएगा पियाजे, है ना, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास है जो कि 4 अवस्थाएं हैं। पहला एक सवाल बनता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्थाएं हैं। तो चारों अवस्था के बारे में हम लोग शुरू से देखेंगे। तो पहला 1 नंबर में है आपको संवेदीय पेशीय अवस्था, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में होता है वो 0 से 2 बरस होता है, 0 से 2 बरस होता है। और इसका अन्य नाम क्या क्या होता है जो देखिएगा कि इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा जाता है। इसे संवेदी प्रनोद अवस्था और संवेदी प्रेरक अवस्था, है ना, संवेदी प्रेरक अवस्था दोनों ध्यान दीजिएगा। संवेदी प्रेरक, है ना, और उसके बाद संवेदी प्रनोद। तो इस तरह से मतलब संवेदी पेशीय अवस्था को, है ना, संवेदी पेशीय अवस्था को इसका अन्य नाम है। तो इस पहले नाम को भी याद रखेंगे कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और उसके बाद संवेदी प्रनोद अवस्था। इस तरह से पहले अवस्था को बारे में जानेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे कि इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करता है, सीखता है। मैंने आपका सवाल बनेगा कि पूछेगा कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, तो आप बताइएगा, है ना, संवेदी पेशीय अवस्था में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या होता है, सीखता है ना। ज्ञानेंद्रिय हमारे कितने हैं, 5 वन, है ना। तो वो 5 से हम लोग मतलब जो बच्चा होता है सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है बच्चा, तो उसको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। एक सवाल ये बना, फिर पूछेगा कि प्रतिवर्ती क्रिया, है ना, प्रतिवर्ती क्रिया कब होती है, किस अवस्था में, तो बताइएगा कि संवेदी पेशीय अवस्था में, संवेदी पेशीय अवस्था में। और प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होगा, है ना, जैसे चूसना, मतलब बच्चा एक ही चीज़ को दोहराता है। जैसे चूसने की आदत हो गया तो उंगली मुंह में लेकर के चूस रहा है, तो उस तरह से उसका मतलब प्रतिवर्ती क्रिया को दोहराता है। उसके बाद अगला क्या होता है, स्मृति अनुकरण आधारित अधिगम। मतलब कहता है कि उसको जो ज्ञान होता है अनुकरण के माध्यम से होता है। जैसे मान लिया जाए किसी कर रहा है तो उसको चोट लग गया, तो उस समय उसको ज्ञान आता है कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, चोट लग जाता है, तो उसको स्मृति अनुकरण द्वारा होता है। जो अधिगम सीखता है वो अनुकरण द्वारा सीखता है। तो पूछेगा कि किस स्टेज में अनुकरण द्वारा सीखता है, तो आप बताइएगा कि संवेदी पेशीय अवस्था द्वारा, है ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा इसमें। फिर उसके बाद अगला सवाल पूछेगा कि वस्तु अस्थायित्व का गुण, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है ये। पूछेगा कि वस्तु अस्थायित्व का गुण कब आता है, तो संवेदी पेशीय अवस्था में। आपका इतना पॉइंट याद रखना है कि संवेदी पेशीय अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है। बच्चे जो होते हैं अनुकरण आधारित अधिगम सीखते हैं, उसमें प्रतिवर्ती क्रिया होती है, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। एकदम मेन पॉइंट है, कोई भी एग्जाम रहेगा तो इतना मतलब इसमें से कोई एक आगो टपक जाना है। चलिए उस तरह से आगे देखेंगे क्या है कि उसका जो और एक बात है कि मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, उसका जो मूल व्यवहार है, जैसे हंसना, रोना, इस तरह के मतलब मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार से वो अपने आप को क्या करता है, संकेत करता है। तो पूछेगा कि मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है, तो संवेदी पेशीय अवस्था, है ना। इस तरह से संवेदीय पेशीय अवस्था आपको मतलब ख़त्म हो गया। आपको आशा करते हैं कि ये अच्छा लगा होगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी दूसरी अवस्था है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 2 से 7 बरस होता है, 2 से 7 बरस होता है। और इसका नाम क्या क्या है,
तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस तरह से याद रखेंगे। और इसमें क्या क्या बात है जो मेन पॉइंट ध्यान देना है कि यह क्रिया करने से पहले, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली वस्तु की चीज़ों को देखकर समझ पाएगा, माने कोई वस्तु रखा रहता है तो उसको देख करके समझ तो जाएगा, लेकिन उसके प्रति क्रिया नहीं कर पाएगा, उसके बाहरी चीज़ों को नहीं देख पाता है। यानी कि जैसे कोई महिला है, गुड़का पहने है, मतलब झाँकले है, मुँह को झाँकले है, तो देख लेगा कि वो इसका मतलब घुड़का से झाँकले कोई महिला है जा रहा, लेकिन उसके प्रति क्रिया नहीं कर पाता है कि उसको क्यों झाँकले है, उसकी क्या है परंपरा, उसके अमूर्त चिंतन के बारे में उतना वो सोच नहीं पाता है ना। उसके प्रति खाली देख करके वो बस खाली समझ जाता है कि वो मतलब ब्लैक पहन ले, वो है, बस उसके पास मतलब वो कोई क्रिया नहीं कर पाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मतलब जो पॉइंट है वो हम लोग समझेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वो है जो कि 2 से 7 बरस है। और इसको समझने के लिए हम लोग इसको 2 भाग में बांटते हैं। एगो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 बरस और एगो अंतर्दर्शी अवस्था 4 से 7 बरस। लेकिन हम लोग ऐसे डायरेक्ट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 से 7 वर्ष जानते हैं, लेकिन कभी गहराई से क्वेश्चन पूछ दिया है ना कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब आता है, तो 2 से 4 बरस याद रखिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब आता है, तो 2 से 4 वर्ष है ना। या पूछ देगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसकी अवस्था है ना, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है ना। और अंतर्दर्शी अवस्था है ना, तो ये है जो कि क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का है जो कि 4 से 7 बरस है। अब देखिए 2 भाग में तो बांट दिया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को, देखेंगे मेनली रूप से इसको 2 भाग में तो बांट दिया गया है, एगो 2 से 4 है, एगो 4 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एगो अंतर्दर्शी अवस्था। लेकिन इसमें क्या है सर, देखेंगे हम लोग इसमें क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा 2 से 4 वर्ष के होता है तो इसमें सूचकता का गुण आता है। जैसे संकेत देखता है, जैसे कोई संकेत, अरे कोई लगता है मम्मी आया है ना, तो मम्मी या कोई पड़ोस की आवाज़, तो किसकी आवाज़ है, तो उस संकेत को समझ लेता है बच्चा। तो ये 2 से 4 वर्ष के बीच में आता है ना, संकेत को समझना कि माँ की आवाज़ है कि पापा की आवाज़ है कि पड़ोस वाला की आवाज़ है। तो वो 2 से 4 वर्ष के अंतर में वो क्या होता है, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो 2 से 4 वर्ष में वो समझने लगता है। और दूसरा चिन्ह को भी समझने लगता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि चिन्ह और संकेत किस अवस्था में आता है, तब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यदि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ना देवल रहे तो क्या बोलिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्यों, क्योंकि उसी का ही क्या है, उसी की अवस्था, उसी को माने उसी के अंदर ही है ना। तो देखेंगे कि चिन्ह एवं संकेत आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ना, जिसको हम पढ़ते हैं किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 4 वर्ष में आता है। जैसे संकेत किसको है, जैसे कोई बच्चा, जैसे जैसे हम मोबाइल ले लें, तो मोबाइल ले ले हैं और घर में मान लिया बच्चा को पता नहीं कि मोबाइल कौन चीज़ है, तो जैसे हम कहें कि मोबाइल किधर है जी, तो मोबाइल किधर है, तो मतलब मिल गया, तो मोबाइल को उठाएं तो उसको समझ में बच्चा को आता है कि वो लगता मोबाइल कहता है और इसको उठाता है नहीं, मतलब वो संकेत को समझता है कि वो संकेत ये मोबाइल है ना, मतलब चिन्ह को समझता है कि मैंने ये मोबाइल उठाया तो ये मोबाइल चिन्ह है जो है ना, चिन्ह को समझ जाता क्या है, एक मोबाइल है, और अपने मेमोरी में क्या करता है, फिक्स करता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोग समझ गए कि सूचकता क्या है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष में सूचकता का गुण आता है। और मेन पॉइंट आपका ये है, अंतर्दर्शी अवस्था में जो 4 से 7 वर्ष होता है उसमें समझना है। उसमें क्या है कि एज की अपलटावी गुण है ना, और उसमें संरक्षण का अभाव, उसमें केंद्रीकरण, जीववाद, आत्म केंद्रिता, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझाते हैं। ऐसे जिन पे आ जाए कि अगर शब्द आप पीछे वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसे समझा देते हैं। अपलटावी गुण क्या है, जैसे 2 + 2 बराबर कितना हो गया, 4। तब बच्चा को बोलेंगे कि 2 4 आ गया, 2 लावो तो जी, तो उसको समझ में ना आएगा कि 2 अब क्या करें कि आ जाएगा भाई। तो उसमें मतलब अपलटावी गुण, उसमें मतलब अपलटावी गुण का क्या होता है, अभाव होता है, और उसमें संरक्षण का अभाव होता है।
मतलब संरक्षण का अभाव होता है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसमें है जे कि मान लीजिए 2 लड्डू रखें, है ना, और इसके एगो बड़ा डब्बा लिए और उसमें है जे कि 1 के लड्डू रह दिए, तो ये बड़ा वाला डब्बा को बच्चा क्या करेगा, उठाएगा, तो उसमें संरक्षण का अभाव होता है। चलिए उसी तरह से केंद्रीकरण, तो केंद्रीकरण में क्या होता है, ये सब देखिए इसमें आपको हम बता रहे हैं, कहेगा ये सब चीज क्वेश्चन पूछता है कि संरक्षण का अभाव किस में होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 बरस अपलटावी गुण अपलटावी का गुण कब होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। केंद्रीकरण, तो केंद्रीकरण मान लिया कोई पक्षी को ऐसे देख रहा है ना, तो पक्षी को देख रहा है तो जा रहा है, तो कहेगा अरे मतलब उसके को एक ही चीज़ पर फोकस करेगा। अगर उसको दूसरा चीज़ पूछ दीजिएगा, उसके भाग के बारे में पूछ दीजिएगा, उसके कि क्या है न है, तो वो नहीं बता पाता है। केंद्रीकरण में सिर्फ एक ही। फिर उसके बाद जीववाद, तो जीववाद हम समझा दिए कि कोई बच्चा मतलब निर्जीव वस्तुओं को भी क्या समझता है, जीवित समझता है। जैसे कोई खिलौना वगैरह ले लेगा, कहे पापा भाग जाओ काट लेगा, मतलब इस तरह से कहेगा, तो समझिए कि बच्चा को उसको लगता है कि कोई भी निर्जीव वस्तु है उसको जीवित समझता है। उसके बाद आत्म केंद्रितता, है ना, आत्म केंद्रितता मतलब बच्चा स्वयं के बारे में सोचता है, माने वो खुद सोचा। जैसे कोई मिठाई लेके आया तो बच्चा है जो कि वो ले लेगा, कहेगा कुले हम मिठाई खाएंगे, है ना, और कहेगा पापा कहेंगे बेटा थोड़ा छोटी बहन को दे दो, तो वो कहेगा ना ना हम ही खाएंगे, तो वो अपने बारे में खुद सोचता है। तो इस तरह से कहेगा इतना मैंने अपलटावीपन, संरक्षण का अभाव, केंद्रीकरण, जीववाद और आत्म केंद्रीकरण, इसमें याद रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसमें क्या होता है कि कमी होता है। उसके बाद आप अगला यहाँ पर एक नोट में लिखें, ध्यान दीजिएगा कि आत्म केंद्रीकरण में जीववाद केंद्रीकरण को पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा माना है। मतलब ये तीनों जो पॉइंट को याद रखेंगे, पूछेगा कि जीन पियाजे ने किसको किसको सीमा माना है, तो आत्म केंद्रिता और जीववाद और केंद्रीकरण को पियाजे ने क्या माना है। फिर से बोल रहे हैं, आत्म केंद्रितता, जीववाद और केंद्रीकरण, ये तीनों को जीन पियाजे ने क्या माना है, सीमा माना। बस इतना ही समझना है। आगे देखेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मुद्रा संप्रत्यय, मतलब मुद्रा संप्रत्यय का अभाव होता है। उसको है जो कि 100 रुपया वाला नोट और 5 रुपया वाला दे दीजिए, है ना, तो 100 रुपया वाला नहीं लेगा, वो 5 रुपया वाला ले लेगा, 10 रुपया वाला ले लेगा, कहेगा हम यही लेंगे पापा, हम कागज वाला नहीं लेंगे, इस तरह से कहेगा। तो उसको मुद्रा संप्रत्यय हो की मतलब उसमें अति होता है। दूरी का भी उसमें मतलब भार में, ये सब ऊंचाई में, संरक्षण में, अभी जो क्रम निर्धारण में, ये सब में क्या होता है, इसमें अभाव होता है। कॉन्सेप्ट की क्या होती है, इस सब चीज़ की योग्यता की क्या होती है, कमी होती है। आगे देखेंगे इसमें जोड़ घटाव गुना भागा तो आज की संक्रियाएं तो आ जाती है, लेकिन इसके सिद्धांतों के बारे में वो नहीं समझता है। इस तरह से हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ लिए, और इसमें मेन पॉइंट जो ये बताया गया है, इतना ही से जो क्वेश्चन पूछता है इसको ध्यान दीजिएगा कि अपलटावीपन किस अवस्था में आता है, तो कहेगा अपलटावीपन का गुण कब होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक, संरक्षण का अभाव कब होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, केंद्रीकरण कब होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक जीववाद, तो जीववाद के अभाव मतलब जीववाद कब होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस तरह से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट बनाता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा मतलब जिसको थोड़ा सा नहीं समझ में आता है तो वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करके, है ना, स्लो करके देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, है ना। तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, और इसकी अवस्था जो होता है वो 7 से 11 बरस होता है। अब इसमें जो 7 से मूर्त वाला में जो 7 से 11 बरस होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या है। पहले तो मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसको कहा जाता है, एक पॉइंट। दूसरा इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई कोई वस्तु, जो कोई चीज़ है, उसको देख करके समझ तो लेता है, बट समझता है, या उसके ऊपर क्या करता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। मतलब आपसे ये पूछेगा कि बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है किस अवस्था में, तो आप बताइएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा चिंतन करना कब शुरू कर देता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू कर देता है। चलिए आगे देखेंगे।
बच्चा चिंतन करना कब शुरू कर देता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए ध्यान देना है। और इसमें कोई वस्तु रखा रहता है तो उसके ऊपर तो देख करके समझ लेता है और चिंतन करना भी शुरू कर देता है। और उसमें ध्यान दीजिएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है जो कि कोई उस पर क्रिया नहीं करता है, इसमें कुछ क्रिया करने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। इस अवस्था में आप जितना भी गुण बताए थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कि वो सब का अभाव होता है, और इसमें क्या होता है, आ जाता है। जैसे अपलटावीपन का गुण आ जाता है, जीव बाद ये सब समझने लगता है। मुद्रा संरक्षण, भार संरक्षण, क्रमिक निर्धारण, ये सब चीज़ का योग्यता का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस अवस्था में सबसे मुख्य विशेषता क्या है जो बच्चों ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक क्रिया क्या होता है, करने लगता है। उसमें ध्यान दीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक में मानसिक क्रिया नहीं करने, देख के खाली समझ लेता था लेकिन मानसिक क्रिया नहीं करने लगता है। तो आपसे पूछेगा कि मानसिक क्रिया किस अवस्था में करने लगता है, तो बताइएगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस अवस्था में तार्किक चिंतन करने लगता है। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि इस अवस्था में तार्किक चिंतन कब करने लगता है, तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब आगे बढ़ते हैं। एक वीवीआई पॉइंट है जिसको हम लोग समझेंगे, है ना। इस वीवीआई पॉइंट को एकदम बहुत अच्छे से समझिए। ये पॉइंट को कहता है आगमनात्मक, है ना, तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, है ना। मतलब उदाहरण के ऊपर तर्क करता है, माने बच्चे उदाहरण के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है। मतलब आगमनात्मक तर्कना मतलब उदाहरण के अनुसार तर्क करना। पूछेगा कि उदाहरण के अनुसार बच्चा तर्क करना कब शुरू कर देता है, तो याद रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और इसके बारे में थोड़ा सा हम देखिए क्या लिखे हैं। कहता है आगमनात्मक तर्कना में क्या होता है कि बच्चा उदाहरण के ऊपर है जो कि आधारित हो तर्क करना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा मान लिया जाए कॉल कर रहा है, तो कॉल कर रहा, मान लीजिए यहाँ देखिए एग्जांपल लिख दिए हैं कि गर्लफ्रेंड के फ़ोन कटने पर, है ना, मम्मी आ गई क्या या पापा आ गए क्या, इस तरह से मतलब उदाहरण फ़ोन कटा तो अपने आप मतलब उसमें उदाहरण मिल गया कि फ़ोन कट गया है, तो उसमें माइंड में आ जाता है कि कोई आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से उदाहरण के ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए हैं। वो चीज़ जो डिटेल में अभी पढ़े हैं उस चीज़ को आप यहाँ अपना कॉपी नोटबुक में आप यहाँ शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। कहेगा संरक्षण का गुण कब आता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, माने वो जो उसमें पूर्व संक्रियात्मक में अभाव होता था इसमें क्या आ जाता है। जैसे विलियमियता वर्गीकरण सब करने आ जाता है ना। लंबाई, क्षेत्र, भार, ये सब श्रृंखला का समझ आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि तार्किक चिंतन करने लगता है, कार्य कारण होना था, विकेंद्रीकरण, मतलब एक ही चीज़ वस्तु को माने कोई देख रहा है तो एक बार में और भी चीज़ को देख सकता है। और उसमें केंद्रीकरण में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता था कि कोई एक ऑब्जेक्ट को देख रहा था, एक ही चीज़ पर फोकस रहता था। और इसमें गणितीय संक्रियाएं भी क्या हो जाता है, आ जाता है। चलिए इस तरह से हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसको हम लोग देखेंगे, है ना, कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़े हैं उसको अनौपचारिक अवस्था भी कहा जाता है ना, अनौपचारिक अवस्था। तो चलिए अब देखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 11 से 15 बरस होता है। एक बात याद रखेंगे कि जो औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था होता है वो 11 से 15 बरस होता है। और इसका नाम क्या क्या है ये देख लेंगे। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, अमूर्त चिंतन की अवस्था और औपचारिक अवस्था, बस इतना याद रखेंगे। अब देखिएगा इसमें क्या होता है
कि क्या क्या करने लगता है। तो बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, अपसारी चिंतन करने लगता है, निगमनात्मक चिंतन करने लगता है, मतलब नियम के ऊपर चिंतन करने लगता है। ध्यान दीजिएगा, उसमें जो मैं पढ़ाया कि उदाहरण के ऊपर, जैसे फ़ोन काटा तो माइंड में लगाने लगा कोई आ गया, है ना। तो उसमें उदाहरण के ऊपर, मूर्त चिंतन में उदाहरण के ऊपर, और इसमें क्या होता है, कोई नियम के ऊपर क्या करने लगता है चिंतन। जैसे कोई नियम देवल है, थेल्स प्रमेय है या कोई भी प्रमेय है, तो मैंने कोई नियम लिखा गया है तो उसके ऊपर क्या करने लगता है चिंतन। जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत है, कोई नियम है तो उसके ऊपर चिंतन करने लगता है बच्चा। तो पूछेगा कोई नियम के ऊपर चिंतन कब करने लगता है, तो बताइएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त चिंतन अवस्था, इस तरह से याद रखेंगे। तो कल्पना चिंतन की अवस्था इसको भी कहा जाता है, क्योंकि कल्पना करने लगता है। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। पूछेगा कि किस अवस्था को संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कहा जाता है, तो अमूर्त चिंतन अवस्था को कहेंगे। और इस अवस्था को अमूर्त चिंतन अभी बताएं कि अमूर्त चिंतन कहते हैं। और निगमनात्मक तर्कना अभी बताएं कि नियम के ऊपर क्या करने लगता है, तर्क करने लगता है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ विशेषता है, 2-3 गो पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है अमूर्त चिंतन इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। माने हम जो इस जो अवस्था है ना, कौन वाला, इसमें औपचारिक वाला, तो औपचारिक वाला अवस्था को क्या कहेंगे कि अमूर्त चिंतन की अवस्था कहेंगे। और इस अवस्था में बच्चा स्वयं समस्या समाधान करने लगता है। कहेगा कि बच्चा किस अवस्था में समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है, तो अमूर्त अवस्था में। चलिए, इस तरह से हो गया। अब आगे देखेंगे। अब थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी लास्ट खत्म ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस अवस्था में सभी प्रकार के विकास उच्च स्तर पर होता है। मतलब जो भी विकास है इसमें क्या होता है, उच्च स्तर पर, संज्ञानात्मक माने शारीरिक गति जो भी है वो सब विकास उच्च स्तर पर होता है। और 1-2 पॉइंट और है, इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तर होता है। और आगे देखते हैं, मानसिक विकास परिपक्व होता है, मतलब मैच्योर्ड हो जाता है ना। इस तरह से आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट करें वीडियो के ऊपर कि आगे कौन सी टॉपिक का वीडियो चाहिए। आज तो जीन पियाजे के बारे में बताए हैं, तो कोहल वर्ग चाहिए, है ना, या बायोस्की, या प्रगतिशील शिक्षा, या बाल केंद्रित शिक्षा। आपको चॉइस के अनुसार आप बोलिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे। और थोड़ा हम फास्ट बोलते हैं क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमको जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो।